घमंडी सास की गरीब काली बहू। माँ अब मान भी जाओ ना। कब तक अपने बेटे से गुस्सा रहोगी? जो होना था सो हो गया। मनीषा बहुत अच्छी है और मुझे पूरा यकीन है कि वो एक दिन आपका दिल जरूर जीत लेगी। अब देखना। पता नहीं इस लड़की ने तुझ पर ऐसा क्या काला जादू कर दिया है कि तू इसके ही गुण गाए जा रहा है। तुझे प्यार और शादी करने के लिए यही काली लड़की मिली थी। तू मुझे हमेशा हर छोटी सी छोटी बात बताया करता था, लेकिन आज तो तूने मुझे बिना बताए अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया और शादी कर ली। तरुण आशा का इकलौता बेटा होता है। आशा बचपन से ही तरुण की शादी एक बहुत ही बड़े घर की सुंदर सी लड़की से करवाना चाहती थी, लेकिन तरुण ने अपनी मनपसंद लड़की मनीषा से शादी कर ली थी। शादी के बाद जब तरुण मनीषा को अपने घर लेकर आता है तो आशा से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। मनीषा एक गरीब घर से होती है और रंग रूप में भी काली होती है, जिसके चलते आशा मनीषा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लेकिन इकलौते बेटे के लिए आशा को ना चाहते हुए भी इस शादी को मंजूर करना ही पड़ता है। मनीषा और तरुण की शादी को 2 हफ्ते हो जाते हैं, लेकिन आशा ने मनीषा के साथ कोई भी बुरा बर्ताव नहीं किया था, जिसे देखकर मनीषा को लग रहा था कि शायद उसकी सास धीरे धीरे उसे अपना ही रही है। लेकिन मनीषा को यह पता नहीं था कि ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आपका जाना जरूरी है क्या? अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं हमारी शादी को और आप जा रहे हैं। मनीषा, ये बिजनेस ट्रिप मेरे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। सिर्फ कुछ ही महीनों की तो बात है। जैसे ही ट्रिप खत्म होगा मैं फौरन लौट आऊंगा और मेरे आने के बाद हम तुम्हारी मनपसंद जगह घूमने जाएंगे। ठीक है? ठीक है, आप जाइए, लेकिन अपना ख्याल रखना। और हाँ, मुझे दिन में 3 से 4 बार कॉल करना मत भूलना। तरुण मनीषा को गले लगाता है और निकल जाता है। तरुण के जाने के बाद मनीषा रोज की तरह अपने कामों में लग जाती है कि तभी आशा मनीषा के पास आती है। ओ काली कलूटी, ये कैसे कपड़े धोए हैं तूने? मेरी साड़ी पर से ये चाय का दाग तो गया ही नहीं है। तेरी माँ ने क्या तुझे कपड़े धोना भी नहीं सिखाया है? सिखाएगी भी कैसे? तेरी माँ तो तुझे सिर्फ अमीर लड़कों को फंसाना सिखाती होगी ना। तभी तो तूने मेरे इकलौते बेटे को फंसाया है अपने इस प्यार के झूठे नाटक में। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? माना मैं गरीब परिवार से हूँ, लेकिन मेरी माँ ने मेरी परवरिश बहुत अच्छे से की है। तेरी इतनी हिम्मत कि अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? इतना कहकर आशा मनीषा का हाथ पकड़ती है और जलते हुए तवे पर रख देती है, जिससे मनीषा का हाथ जल जाता है। माँ जी, भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए, बहुत जल रहा है मेरा हाथ। इस बार तो सिर्फ तेरा हाथ जलाया है। अगर आइंदा मुझसे जुबान लड़ाने की कोशिश भी की तो पूरा का पूरा तेरा शरीर जला दूंगी, समझी? इतना कहकर आशा वहां से चली जाती है और बेचारी मनीषा अपना हाथ पकड़कर रोने लगती है। इस बारे में मनीषा अपने पति तरुण को कुछ भी नहीं बताती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तरुण परेशान हो। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन आशा के बर्ताव में बदलाव नहीं आता है। आशा का मनीषा पर दिन प्रतिदिन जुल्म बढ़ते ही जा रहे थे। आशा मनीषा को उसके कमरे में ही सोने नहीं देती थी और हर वक्त हर छोटी छोटी बात पर मनीषा को मारते रहती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और आशा को पता चलता है कि मनीषा प्रेग्नेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी आशा अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। तू यहाँ बैठकर खाना खा रही है और मैं कब से अपनी चाय के इंतजार में बैठी हुई हूँ। माँ जी, आप तो जानती है ना, मैं गर्भवती हूँ और ऐसी हालत में ज्यादा देर भूखा रहना मेरे और मेरे बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं है। मनीषा की बात सुनकर आशा को बहुत गुस्सा आता है और मनीषा के सामने से खाने की थाली उठाकर फेंक देती है। मेरे लिए ना ही तू जरूरी है और ना ही तेरा ये आने वाला बच्चा। भगवान करे कि तेरा ये बच्चा इस दुनिया में जन्म ही ना ले। अपनी तरह अपना होने वाला बच्चा भी काला ही पैदा करेगी। कैसी माँ है आप? एक माँ होकर दूसरी माँ के सामने ही उसके बच्चे की मौत की दुआ मांग रही है। शर्मानी चाहिए आपको। मनीषा के मुंह से ऐसी बात सुनकर आशा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो पास में ही रखी एक छड़ी से मनीषा को मारने लगती है। मनीषा खूब रोती है, लेकिन आशा को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन आशा का भतीजा प्रेम आशा से मिलने के लिए आता है। अरे प्रेम बेटा, तुम यहाँ, वो भी ऐसे अचानक? जी बुआ जी, वो क्या है ना कि कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ आया हुआ था, तो सोचा कि आपसे भी मिल लूं। अच्छा हुआ कि तू आ गया यहाँ। अब आया है तो कुछ दिन रुक कर ही जाइयो तू। बैठ, मैं तेरे लिए पानी मंगवाती हूँ। मनीषा, ओ मनीषा, एक गिलास पानी तो लाना। जी माँ जी, आई, ये लीजिए पानी। मनीषा जैसे ही पानी का गिलास लेकर आती है तो प्रेम की नजर मनीषा पर पड़ती है। प्रेम मनीषा को बहुत बुरी नजर से देख रहा होता है
लेकिन इस बारे में ना तो मनीषा को ही पता चलता है और ना ही आशा को। ऐसे ही एक दिन मनीषा जब किचन में बर्तन धो रही होती है कि तभी वहां पर प्रेम आता है और मनीषा को पीछे से हक कर लेता है। कैसी हो डार्लिंग? छोड़िए मुझे, आपको शर्म नहीं आती अपनी भाभी के साथ ऐसी बदतमीजी करते हुए? अरे इसमें शर्म की क्या बात है? अगर प्रेम प्रेम नहीं करेगा तो क्या करेगा? देखो मैं जानता हूँ कि बुआ तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और तुम पर काफी जुल्म भी करती है वो, है ना? एक काम करो, मेरा हाथ थाम लो, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। छोड़ो वरना मैं माँ जी को बुलाऊंगी। माँ जी बचाइए मुझे। मनीषा की आवाज सुनकर जैसे ही आशा वहां पर आती है तो आशा के आने से पहले ही प्रेम मनीषा को छोड़ देता है। क्यों चिल्ला रही है? कोई भूत देख लिया क्या तूने? प्रेम मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ये झूठ कह रही है, बल्कि यही मेरे से चिपक रही थी। कैसी बदजलन लड़की को आप अपने घर की बहू बनाकर ले आई हो बुआ? ये झूठ कह रहा है माँ जी। चुप कर तू गरीब है, रंग से काली है, ये तो मैं जानती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तू बदचलन भी है। मनीषा अपनी सास को खूब समझाती है लेकिन आशा मनीषा की बात सुनने को राजी ही नहीं होती है, जिसके बाद प्रेम और आशा वहां से चले जाते हैं और बेचारी मनीषा किचन में ही बैठकर रोने लगती है। ऐसे ही रात हो जाती है और मनीषा किचन में ही सो रही होती है कि तभी वहां पर प्रेम आता है और फिर से मनीषा के साथ बदतमीजी करने लगता है। उस टाइम तो तू बच गई, लेकिन अब नहीं बचेगी। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो प्रेम, मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, मेरा 9वां महीना है। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। तुझे छोड़ दिया तो क्या होगा? उस टाइम तो वो बुढ़िया आ गई थी, लेकिन अब तो कोई नहीं आएगा। और सुनो, मैं जानता हूँ कि वो रात में नींद की गोली खाकर सोती है। अब यहाँ कोई नहीं है जो तेरी मदद करे। इतना कहकर प्रेम मनीषा के साथ जबरदस्ती कर ही रहा होता है कि तभी वहां पर अचानक से तरुण आ जाता है और प्रेम को मारने लगता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी पत्नी को हाथ लगाया? तरुण प्रेम को बहुत मारता है और पुलिस को कॉल कर देता है, जिसके बाद पुलिस प्रेम को वहां से ले जाती है। इसी बीच मनीषा को भी लेबर पेन शुरू हो जाता है, जिसके बाद तरुण जल्दी से मनीषा को अस्पताल लेकर जाता है और मनीषा की डिलीवरी होती है। डिलीवरी के बाद मनीषा बड़े ही प्यारे से बेटे को जन्म देती है कि तभी वहां पर आशा भी आ जाती है और आशा को इन सभी चीजों के बारे में पता चलता है, जिससे अब आशा को भी अपनी गलती का एहसास होता है। मनीषा बहू, मुझे माफ कर दे। आज मेरी ही गलती के कारण तेरे साथ कुछ भी गलत हो सकता था। मैंने ही तेरा विश्वास नहीं किया। आज तक जो भी मैंने तेरे साथ किया, उन सभी चीजों का मुझे एहसास हो चुका है। भगवान के लिए मुझे माफ कर दे। नहीं माँ, बहुत देर हो चुकी है। आपने जो भी किया वो माफी लायक बिल्कुल नहीं है। आपको कभी माफी नहीं मिल सकती है। इसलिए मैं, मनीषा और मेरा बेटा अब हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? आप माँ जी को अकेला छोड़ रहे हैं? वो आपकी माँ है और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इससे बढ़कर उनके लिए और कोई सजा नहीं हो सकती। मनीषा के कहने पर तरुण अपनी माँ को माफ कर देता है और मनीषा भी अपनी सास को माफ कर देती है, जिसके बाद अब आशा बिल्कुल सुधर जाती है और अपनी बहू और पोते से बहुत प्यार करती है। अरे शीतल बहन, ये देखो, मैं तुम्हारे दोनों बेटों के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई साहब। मैं तो कब से ढूंढ रही हूँ कोई अच्छी लड़की मिल जाए, लेकिन मैंने आपको कुछ बताया था, मुझे लड़की अमीर घराने से ही चाहिए। तभी वहाँ पर शीतल का पति मनोज आ जाता है। अरे वाह पंडित जी, चलो अब आप लड़कियों के रिश्ते लेकर आए हो तो हमें भी दिखाओ, जरा हम भी देखें आखिर कैसे रिश्ते लेकर आए हो आप हमारे बेटों के लिए। मनोज को ऐसी बातें करते हुए देख शीतल थोड़ी देर शांत रह जाती है। वो अपने दोनों बेटों के लिए अमीर घराने के रिश्ते ढूंढ रही थी, लेकिन पंडित जी के दिखाए हुए रिश्तों में एक तो अमीर घराने की लड़की थी, लेकिन एक लड़की गरीब परिवार से थी, जिसे देखकर शीतल कहती है, अरे ये लड़की तो गरीब परिवार से है, ऊपर से इसका रंग भी बहुत काला है, हमारे परिवार में इसका मैचअप नहीं हो पाएगा। मनोज जब गरीब परिवार की लड़की की फोटो देखता है तो उसे वो लड़की पसंद आ जाती है। मुझे तो ये लड़की पसंद है और ये हमारे छोटे बेटे के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। पंडित जी, मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का है, आप इस रिश्ते के लिए आगे बात करिए। अपने पति के आगे शीतल की नहीं चल सकती थी, इसलिए वो कुछ बोलती भी नहीं। अपने पति के जाने के बाद वो पंडित से कहती है, पंडित जी, क्या जरूरत थी उस काली कलूटी लड़की की फोटो लेकर आने की? इससे अच्छा होता कि आप उसकी फोटो लाते ही नहीं। खैर, अब मैं कुछ कह नहीं सकती, मनोज जी ने रिश्ते की बात पक्की कर दी है।
और मेरी तरफ से ये गोरी सुंदर अमीर लड़की का रिश्ता पक्का है। अब आप दोनों परिवार वालों से बात करके रिश्ते को आगे बढ़ाओ। शीतल की बात सुनने के बाद पंडित जी रिश्ते की बात बढ़ाना शुरू कर देते हैं। शीतल के दोनों बेटे कामयाब थे, जिसके चलते लड़की के माता पिता शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ दिनों में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और शीतल अपनी दोनों बहुओं को अपने बेटों से शादी करवाकर अपने घर ले आती है और उनका गृह प्रवेश करने लगती है। गृह प्रवेश के समय वो केवल अपनी गोरी और अमीर बहू का ही गृह प्रवेश कराती है। आओ बहू, अंदर तुम्हारा हार्दिक स्वागत है इस घर में। शीतल ऐसा कहकर पारुल की आरती उतारती है और उसे घर के अंदर ले आती है। तो वहीं अपनी काली बहू काजल की तरफ एक नजर भर के भी नहीं देखती है। एक तरफ शीतल अपनी गोरी और अमीर बहू को सभी मेहमानों के पास बैठा देती है, तो दूसरी तरफ वो अपनी काली बहू काजल को अपनी गोरी बहू से दूर बैठाती है। तुम यहीं पर बैठी रहना, कहीं पर मत जाना, यहीं पर तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म हो जाएगी। शीतल कुछ ही देर में अपनी दोनों बहुओं के लिए मुंह दिखाई की रस्म को शुरू करने की बात सभी औरतों से कहती है। अरे लगता है सारी औरतें बेचैन हैं मेरी प्यारी सुंदर सी गोरी सी बहू को देखने के लिए। आखिर होना भी चाहिए, मैंने बड़ी ही मुश्किलों के बाद अपनी बहू को ढूंढा है। चलो फिर एक एक करके आ जाओ और मेरी प्यारी बहू की मुंह दिखाई की रस्म को शुरू करो। शीतल के कहने पर एक के बाद एक गांव की औरत उसकी बड़ी बहू की मुंह दिखाई करने आने लगती है। कभी कोई गिफ्ट लेकर आती तो कभी कोई साड़ी और गहने। इसी प्रकार पारुल की गोदी में खूब सारी भीड़ लग जाती है। तो वहीं काजल बेचारी की मुंह दिखाई हर कोई नहीं करता, केवल एक या दो औरत ही करती, वो भी उसे कुछ नहीं देती। शीतल आंटी, अब तो आपकी बारी है मुंह दिखाई करने की। हम सब ने तो आपकी बहू की मुंह दिखाई कर ली, अब देखते हैं आप अपनी बहू को मुंह दिखाई में क्या दोगी। पूजा के कहने पर शीतल बहुत खुशी से अपने कमरे में जाती है और ढेर सारी बनारसी साड़ी उठा कर लाती है। वहाँ पर सभी औरतें जैसे ही बनारसी साड़ियाँ देखती हैं, सबके मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। बाप रे बाप, इतनी महंगी महंगी बनारसी साड़ी! अरे मुझे तो लगता है सारा खजाना शीतल बहन के घर में ही है। देखो तो सही, अपनी बहुओं के लिए बनारसी साड़ियाँ लेकर आई है। बात महंगी बनारसी साड़ियाँ हैं, अभी तो हमारे गांव में किसी की भी बहू ने नहीं पहनी होगी ऐसी बनारसी साड़ी। देखो तो शहर से सबसे बढ़िया डिजाइन बनवा कर लाई हूँ अपनी बहू के लिए। ऐसा कहने के बाद शीतल अपनी गोरी अमीर बहू की मुंह दिखाई करती है और उसे तोहफे के रूप में सारी की सारी बनारसी साड़ियाँ दे देती है, जिन्हें देखकर पारुल बहुत खुश होती है। वाह क्या बात है, और क्या डिजाइन है इन सभी साड़ियों के। मुझे तो बनारसी साड़ियाँ बहुत पसंद है। सच में आज तो माँ जी ने मेरा दिल ही खुश कर दिया। अरे अब तो मेरी इकलौती बहू है तो तुझे खुश तो करूंगी ही ना। तभी वहां पर हेमलता कहती है, अरे बहन शीतल, ये सब क्या है? तूने अपनी छोटी बहू को एक भी शगुन का तोहफा नहीं बचा के रखा। हे भगवान, मैं तो अपनी छोटी बहू के बारे में भूल ही गई। खैर अब तो मैंने सारे तोहफे पारुल को पकड़ा दिए और फिर तोहफे तो एक बार देने के बाद वापस लिए भी नहीं जाते। वैसे काजल को देखकर मुझे नहीं लगता कि वो इन बनारसी साड़ियों में इंटरेस्टेड होगी। तभी काजल खुशी से कहती है, नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मुझे तो बनारसी साड़ियाँ बहुत पसंद हैं। ये बंधने के बाद बहुत प्यारी लगती हैं। हाँ, तो जैसी गरीब को तो ऐसी महंगी महंगी बनारसी साड़ियाँ प्यारी ही लगेंगी, क्योंकि जिंदगी में कभी देखने को तो नसीब नहीं हुई होंगी। ऊपर से दहेज में तिनका तक नहीं लेकर आई। कम से कम मेरी अमीर बहू दहेज में खूब सारा सामान तो लेकर आई है। क्या हुआ माँ जी, क्या सोच रहे हो आप अपने मन में? अरे भला मैं कुछ सोच सकती हूँ क्या? मैंने कुछ नहीं सोचा। खैर छोड़ो, बाकी की रस्में कर लेते हैं। शीतल अपनी अमीर बहू के साथ तो बहुत अच्छा व्यवहार करती, लेकिन वो काजल के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी, और यहाँ तक कि उसे शगुन में एक बनारसी साड़ी तक नहीं देती। वहीं अब शीतल ने अपनी अमीर बहू को सर पर चढ़ा दिया था। जब भी कोई बात होती तो उसकी बड़ी बहू उसके ऊपर चीखती चिल्लाती, लेकिन शीतल उसे नजरअंदाज कर देती। तो वहीं उसकी काली बहू उसकी बहुत परवाह करती, लेकिन शीतल कभी उसकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं देती। एक दिन पर उनको एक पार्टी में जाना होता है और वो अपनी बनारसी साड़ी निकाल कर रख देती है। अरे मैं तो पारुल के लिए कॉफी बनाकर लेकर आई थी, लगता है वो यहाँ पर है नहीं, इसके बेड पर ही रख देती हूँ। शीतल कॉफी वहीं पर रखकर चली जाती है। कुछ ही देर में वहाँ बिल्ली आ जाती है और उस कॉफी को मुंह लगाकर गिरा देती है, जिसके बाद बेड पर रखी हुई पारुल की बनारसी साड़ी पूरी तरह बर्बाद हो जाती है और वो ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है।
पारुल बनारसी साड़ी को उठाकर अपनी सास के पास ले जाती है और सबसे पहले उसे एक जोरदार तमाचा मारती है। ये सब तुमने ही किया है ना? क्या जरूरत थी मेरे कमरे में कॉफी लेकर आने की? अरे तुम्हारी वजह से मेरी कितनी महंगी बनारसी साड़ी खराब हुई है, तुमने इसके बारे में एक बार भी सोचा? तभी वहां पर काजल आ जाती है और ये सब देखकर अपनी जेठानी से कहती है, जेठानी जी, ये कहाँ की बदतमीजी है? अरे ये तुम्हारी माँ जैसी हैं, अगर माँ जैसी नहीं मान सकती तो कम से कम सास का ही दर्जा दे दो। और हाँ, आज तो ये हरकत कर दी है, लेकिन आइंदा मत करना। मैं अपनी सास के साथ ये बदतमीजी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। काजल को अपने लिए बोलते हुए देख शीतल को बहुत खुशी मिलती है, जिसके चलते उसे अपनी गलती का पछतावा भी होता है और वो माफी मांगने के लिए काजल से कहती है, मुझे माफ करना काजल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादती की है, तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम जितनी रंग की काली हो उतनी ही अंदर से साफ हो। आजकल तो गोरी चमड़ी वाले लोग भी दोगलापन करके दिखा देते हैं, जैसे कि बड़ी बहू ने किया। जो हुआ उसे भूल जाइए, आप मेरी सास से बढ़कर माँ हो और मैं आपको ये दर्जा हमेशा ऐसे ही देती रहूंगी। दोनों सास बहू एक दूसरे को गले से लगा लेती हैं, जिसके बाद पारुल को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी अपनी सास और देवरानी से माफी मांगती है। जिसके बाद शीतल अपनी काली बहू के लिए कई सारी प्यारी प्यारी बनारसी साड़ी खरीदती है और उसे तोहफे के तौर पर देती है। ये लो बहू, जो गलती मैंने बहुत पहले की थी अब मैं उसे सुधारना चाहती हूँ। तुम्हें बनारसी साड़ी पहनने का बहुत शौक है ना, इसीलिए मैं तुम्हें ये गिफ्ट में दे रही हूँ, इन्हें रख लो। पहली बार अपनी सास को अपने लिए कुछ करता हुआ देख काजल को बहुत खुशी मिलती है। उस दिन के बाद से वो अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।